राष्ट्रीय आय मापन की पहली विधि के बारे में आपने पढ़ लिया, क्या हुआ? नहीं पढ़ा आपने? तो डिस्कशन में जाइए, समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, पहले चैप्टर से लेके अब तक जितने भी वीडियो बने हुए हर एक टॉपिक का आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कंप्लीट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख डालिए, सब कुछ समझ में आएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो बात यह है कि पहला मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि यानी कि मूल्य वृद्धि विधि से कैसे करते हैं। दूसरी विधि जो है आय विधि, और आय विधि एक ऐसी विधि है जिससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ये आसान है, याद जल्दी होता है, कॉन्सेप्ट छोटा है, ज़्यादा यहाँ पर उत्पाद विधि की तरह कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। तो आय विधि के अंतर्गत क्या होता है? आय विधि के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में जितने भी आय का सृजन होता है देश के नागरिकों के द्वारा, उन सभी आय, कौन से आय होनी चाहिए? साधन आय, साधनों से प्राप्त होने वाली, ऐसे नहीं जो फोकट में मिल रही है उन आय, जैसे भीख नहीं देते, डोनेशन हो गया शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेंशन मिलता है वो शामिल नहीं करते हैं, विदेशों से सहायता मिलती है वो शामिल नहीं करते हैं। साधन आय मतलब कुछ देने के बदले में जो आय प्राप्त होती है वो शामिल करते हैं, और वही हमारा आय विधि होता है। लेक्चर नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? 43, क्योंकि बेस्ट अर्थशास्त्र पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, बेस्ट अर्थशास्त्र भी दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय आय की आय विधि जो होता है ना, आयों का योग होता है, और आय विभिन्न प्रकार के साधनों से प्राप्त होती हैं जिनके पास साधन होता है, मतलब साधनों के स्वामी को जो प्राप्त होने वाली आय, क्यों? क्योंकि वो अपने साधन को उत्पादक के पास देते हैं कि भाई इन साधनों का प्रयोग करो, प्रयोग करने के बदले में मुझे एक फिक्स जो है क्या दे दो? इनकम दे दो। तो श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, ये जो है मालिक होते हैं, इनके मालिक इनको उत्पादक के पास सौंप देते हैं, और उत्पादक इनके प्रयोग करने के बदले में, इनकी सेवा लेने के बदले में, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी से बदले में ब्याज, भूमि के बदले में लगान, उद्यम को लाभ की प्राप्ति होती है, और इन सब का योग किया जाता है, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जितने भी साधन आए हैं, इसके अलावा कुछ और भी है, उसको भी शामिल किया जाएगा। तो आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना सिंपल है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसमें किया जाता है साधन आयों का वर्गीकरण या साधन आयों की पहचान, कौन कौन से साधन होते हैं और उन साधनों से कौन कौन सी आय की प्राप्ति होती है। जब साधनों की बात करते हैं, बेसिकली उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं। कितने? 4। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 पूंजी, नंबर 3 श्रम, और नंबर 4 है साहसी। तो जो भूमि होता है, भूमि के प्रयोग के बदले में भूमि के मालिक को क्या मिलता है? लगान की प्राप्ति होती है। इसको आप लगान भी कह सकते हैं, या फिर बदले में प्राप्त होने वाला किराया भी बोल सकते हैं, रेंट, ठीक है। पूंजी, पूंजी के बदले में भुगतान किया जाता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। फिर है श्रम, श्रमिक जो काम करते हैं उसके बदले में उसको प्राप्त होता है पारिश्रमिक, इसको बोलते हैं श्रमिकों का पारिश्रमिक, जिसमें वेतन हो गया, बोनस हो गया, कपड़े हो गए, खाना पीना हो गया, जो कुछ भी उसको मिलता है वो सब इसमें शामिल किया जाता है। फिर है साहसी, साहसी कौन? जो रिस्क लेके पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है, बिजनेस को चलाता है, पूरा जोखिम उठाता है, और उसके बदले में जो उसकी प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं लाभ। जिनके पास ये चारों दूसरों से लेना नहीं होता है, खुद के पास होता है, और इन सब का प्रयोग करते हुए खुद ही अपना बिजनेस करता है, खुद ही उत्पादन की कार्यों में लगा होता है, उसके हम बोलते हैं स्वरोजगार। जैसे एक किसान के पास अपनी खेती होती है, खुद मेहनत करना अनाज उगाता है, स्वरोजगार। एक दुकानदार स्वरोजगार कहते हैं, एक ठेली वाला स्वरोजगार कहते हैं, और इसके बदले में उसको प्राप्त होने वाली आय को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। तो इन सभी प्रकार के साधन, इससे प्राप्त होने वाली आय, इन आयों का क्या किया जाता है? योग किया जाता है, और योग करने के बाद ही राष्ट्रीय आय की गणना आगे की जाती है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानिए कि क्या क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पारिश्रमिक की, पारिश्रमिक जो श्रम होता है ना, श्रमिक अपनी सेवा देने के बदले में पारिश्रमिक की प्राप्ति करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि एक श्रमिक जब कहीं पर काम करता है तो काम करने के बदले में वो केवल और केवल नकदी के रूप में अपने बैंक में सैलरी ही नहीं लेता, बदले में बहुत सारी चीज़ें और भी लेता है। जैसे उसको वेतन और मजदूरी तो मिलता ही है, साथ में महंगाई भत्ता मिलता है, बोनस हो गया, चिकित्सा भत्ता मिलता है। इसके अलावा वस्तु के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे उसको निःशुल्क आवास मिलता है, रहने को घर मिलता है, मनोरंजन की साधन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, या फिर कपड़ों के साथ साथ उसको जो है आने जाने के लिए कार की प्राप्ति होती है,
बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके फ्यूचर के लिए प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, जीवन बीमा दिया जाता है, कई सारी दूसरी राहत सुविधाएं दी जाती हैं। जो कुछ भी उसको मिलता है उन सभी का योग करते हैं और उसका योग ही पारिश्रमिक में होता है। अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक लिखा हुआ है और क्वेश्चन में इसके अलावा कोई वेतन वगैरह भी दे रखा है तो नहीं लेना, हमें केवल पारिश्रमिक। लेकिन अगर पारिश्रमिक नहीं दे रखा लिखा हुआ है, वेतन या दूसरी उन सभी को आपस में ऐड कर देना है। फिर है लगान। लगान क्या होता है? लगान भूमि के मालिक को उस भूमि को देने के बदले में जो पुरस्कार की प्राप्ति होती है, यानी कि जो किराए की प्राप्ति होती है, उसे हम लगान बोलते हैं। ब्याज, जो उधार दी गई पूंजी, किसी को उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी, आप अपना पैसा अगर उधार देते हैं तो उधार दी गई रकम को के बदले में जो प्राप्ति होती है वो ब्याज होता है। और साहसी, साहसी उसको क्या प्राप्त होता है? लाभ। क्यों? क्योंकि व्यवसाय की अनिश्चितता और व्यवसाय की जोखिम के बदले में उसको मिलता है। वो व्यवसाय को चलाता है, रिस्क लेता है, ठीक है, तो उसको जो मिलता है वो लाभ होता है। और लाभ सबसे अंत में उसको मिलता है, क्योंकि रेंट वगैरह सब काटने के बाद जो बचता है वही लाभ। लाभ के बेसिकली 3 घटक होते हैं। लाभांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, अवितरित लाभ यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और निगम लाभ कर कॉर्पोरेट टैक्स। इन सभी चीज़ों को यानी कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो लाभांश, अवितरित लाभ और निगम लाभ पर तो जाके लाभ। अगर क्वेश्चन में तीनों में से कोई आइटम दे रखा है और साथ ही लाभ भी दे रखा है तो क्या लाभ की वैल्यू लेंगे, हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं। अगर लाभ नहीं दे रखा है तो इन तीनों अंगों को आपस में ऐड करना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, मिश्रितताएं क्या होती है? मिश्रित मतलब स्वनियोजित कर्मचारी होते हैं। स्वनियोजित कर्मचारी जो अपना काम खुद करते हैं, वो किसी से ना भूमि लेते हैं सॉरी, तो उन सब चीज़ों को जो है, जैसे ठेली वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, छोटे दुकानदार हो गए, रिटेल स्टोरर हो गए, एक किसान हो गया, इन सभी की आयों को योग कर रहे मिश्रित आय होता है। एक होता है टर्म परिचालन अधिशेष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस किसी भी व्यवसाय को चलाते हुए एक व्यवसाय के मालिक को जो भी चीज़ प्राप्त होती है, बिजनेस को चलाते हुए, बेसिकली हम ये मानते हैं बिजनेस को चलाने के लिए जो भूमि होता है, जो पूंजी होता है और जो रिस्क होता है वो व्यवसायी का खुद का होता है, तो उसके बदले में उसको जो प्राप्त होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। और बदले में क्या प्राप्त होता है? किराया, ब्याज और लाभ। श्रम, जो पारिश्रमिक होता है, जो बाहरी व्यक्ति हो, तो ये सब बिजनेस में ही रह जाता है। तो इन तीनों का योग परिचालन अधिशेष के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी अगर परिचालन अधिशेष दे रखा है, बाकी एक दो दे रखा है, तो हमें परिचालन अधिशेष की वैल्यू को लेना है, बाकी को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पहले कदम में सब पहचान हो गया। दूसरे कदम में होता है घरेलू आय का आकलन। सबसे पहले हम घरेलू आय की गणना करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। सभी प्रकार के साधन आयों का योग करके घरेलू आय अर्थात साधन लागत पर घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, जिसको घरेलू आय यानी कि NDPFC। इसमें जितनी भी साधन आय है सबको जोड़ा जाता है, जैसे ब्याज हो गया, लगान हो गया, लाभ हो गया, पारिश्रमिक हो गया, मिश्रित आय, सभी प्रकार के जो आय है जोड़ा जाता है। बेसिकली 5 है। कौन कौन सा? फिर से मैं बता दूं, ब्याज, लाभ, किराया या लगान, मजदूरी यानी कि श्रमिक और पारिश्रमिक और मिश्रित आय, इन 5 को जोड़ेंगे तब जाके हमें घरेलू आय। यहाँ पर कोई टैक्स वैक्स लगता नहीं, इसलिए NDPFC लगता है। तो घरेलू आय की जैसी प्राप्ति हो जाती है, तीसरे कदम आ जाता है जहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो भी घरेलू आय हमने कैलकुलेट किया है, उस घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, यानी कि NFIU को। NDPFC में जैसे ही NFI को जोड़ेंगे तो वो राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी एक छोटी छोटी चीज़ें कुछ और भी है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय से जुड़ी प्रमुख सावधानियाँ, जैसे पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय से प्राप्त आय या कमीशन यानी दलाली आदि। हम जो जैसे कुछ सारे लोग होते हैं ना, पुरानी कारों का, पुरानी बाइक का सेलिंग परचेजिंग करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होता है उसका मूल्य नहीं, जो इनकम जनरेट होता है उसको शामिल करते हैं।
हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, इसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। शेयर बॉन्ड्स की बिक्री को भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। अवैध क्रियाकलाप जैसे डकैती हो गया, चोरी हो गया, लूटमार हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, इनसे जो इनकम की प्राप्ति होती है उसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं। लॉटरी और अन्य पूंजीगत लाभों से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। और इसके अलावा स्वयं के मकान का जो किराया होता है, आप मालिक जिस कमरे में खुद रहता है, जिस घर में खुद रहता है, उसका भी अपना एक किराया होता है, उसके मूल्य को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। इन सब के अलावा हमें एक ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राष्ट्रीय की गणना क्वेश्चन कैसे होता है राष्ट्रीय के अंदर। कि सामुदायिक अर्थव्यवस्था की निम्न जानकारी के आधार पर घरेलू आय यानी कि NDPFC तथा राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC की गणना कीजिए। हमें दो चीज़ निकालना है। बेसिकली उत्तराखंड बोर्ड में ये 6 नंबर में आता है। उत्तराखंड बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CBSE भी आते हैं, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें NDPFC और NNP पहले स्टेप में, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आय विधि में सबसे पहले NDPFC ही आएगा। तुम क्या करेंगे, अब जो भी हमारे पास है सबसे पहला काम तो हम क्या निकालेंगे, घरेलू आय, क्योंकि हमें घरेलू आय पूछा गया है और राष्ट्रीय आय पूछा गया है, तो पहले निकालो घरेलू आय। तो घरेलू आय के लिए जितने भी हमारे पास, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम NDPFC, जितनी भी आय है उन सभी आयों का योग करेंगे। कौन कौन से आय हैं, लगान है, मजदूरी है, लाभांश है, ब्याज है, अवधित लाभ है, सामाजिक पेंशन, और ये यहाँ तक इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। क्या क्या है बेटा, 4000 प्लस 8000 प्लस 2000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 300 सभी आए। पहले अब देखो क्या क्या दे रखा है, जो हमारे पास जरूरी आइटम नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ दो। 4000 और 8000 होता है 12000, 12000 2000 होता है 14000, 14300, 14500, 15300, ये हो गया आपका 15300। ठीक है, हमारे पास घरेलू आय आ गया। जैसे घरेलू आय आ जाता है उसके जस्ट बाद हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जब हम घरेलू आय में से, घरेलू आय में विदेशों से अप्रत्यक्ष साधन आय को जोड़ देंगे, यानी कि NNPFC चाहिए। तो जो घरेलू आय है कितना, 15300, इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय कितना दे रखा है, 1100। आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो 1100 जोड़ दिया तो 15300, 400, 5 और 1 6, 16400 बन गया। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय आय। आय विधि से कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आयों का योग करना किया जाता है केवल, और आय आराम से ढूंढने से मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमारे नहीं होती है। समझ में आ गया। तो कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का डाउट होता है, बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछिए। कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी दिक्कत होती है, कभी भी किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। तब तक लगे थैंक यू एंड बाय।